ग्रेविटेशन देयर आर टू बॉडीज, एक का मास m1, सेकेंड का मास m2, बोथ हैविंग सम सेंटर ऑफ मास एट सम पॉइंटर, और दोनों के डिस्टेंस है हमारा r, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस हमारा r है, दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। अब इधर देखते हैं हम ग्रेविटेशन की जब हम बात करें तो ग्रेविटेशन का कांस्टेंट होता है g, जिसकी वैल्यू आगे हम देखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन ग्रेविटेशन की। डेफिनेशन ये है कि जो हमारा हर पार्टिकल है का स्टेट ऑफ मैटर है वो हर दूसरे पार्टिकल के स्टेट ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करता है। इट स्टेट्स दैट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं। किसके, टॉपिक मेंशन कर रही हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इट स्टेट्स दैट, ये स्टेट करता है कि एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल जो है किसका, मैटर का। इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, अट्रैक्ट करता है हर दूसरे पार्टिकल को मैटर के, एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दोज पार्टिकल्स, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के, एंड जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे सो विच विल बी m1 m2 अपॉन में रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर, f इज इक्वल्स टू g आ जाएगा m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर मीटर स्क्वायर है। ओके, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। ये एक बॉडी ए थी, ये एक बॉडी बी थी। इस तरह से हमारा ये ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं यहीं पे ग्रेविटेशनल की पोटेंशियल की। फॉर से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिस्टेंस dx x टू dx के लिए, ठीक है। ये डिस्टेंस x है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ dx के लिए, तो अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होता है, वर्क डन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के दौरान, तो मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर होगी। तो यही देखते हैं, TW वर्क डन हुआ है विच इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स क्या था हमारा, क्या था हमारा फोर्स, ये था, और डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, g m1 m2 x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। यही हो रहा है ना, इस डिस्टेंस को यहाँ पे r माना है, यहाँ पे इस डिस्टेंस को r माना, अब यहाँ पे x मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो अब dw इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, विच हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो हमारा जो भी वर्क डन आएगा, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है, dw, और इट विल बी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं g m1 m2 बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू x, ठीक है। या फिर r कर लो यहाँ पे, चलो डिस्टेंस r ही मानी थी ना, तो g m1 m2 x की पावर -2 +1 करते हैं तो -1 ही आता है, तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये x आ जाएगा, चलो 1/x आया, और इन्फिनिटी टू r, सो g m1 m2 अपॉन में r आ जाएगा, r माइनस इन्फिनिटी अपॉन में है, इसकी जगह पे लिमिट्स प्लेस कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये ध्यान में रखनी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी कभी भी ये अच्छा नेगेटिव साइन तो आएगा ही ना, डिफ्रेंसिएशन किया, इंटीग्रेशन किया हमने तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये एक एनर्जी ऑब्जेक्ट की होगी उसके पोजीशन की वजह से, ओके। अब यहीं पे मैं लाती हूँ केप्लर्स के लॉज, केप्लर्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। केप्लर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ, पहला लॉ और दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहता है। पहला लॉ ये कहता है लॉ ऑफ पीरियड्स की जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, रिवॉल्व अराउंड द सन। कैसे रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में विथ सन एट इट्स फोकाई। सन किस पे होता है? उसके फोकाई पे होता है, ठीक है। पिक्चर में दिखा देती हूँ, देखो दिस इज़ अ पिक्चर। सन फोकाई पे है, ये प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स यहाँ पे होंगे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज़ की। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज़ की, तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन, ठीक है, वो स्वीप अप करते हैं इक्वल एरियाज। भी हम रेडियस वेक्टर बनाते हैं, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम दी, कहाँ से कहाँ बनाया जाता है? सन से प्लैनेट की तरफ बनाया जाता है, सन टू प्लैनेट, ठीक है। जो भी रेडियस वेक्टर हमारा बनाया जाता है फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, वो कैसा होता है? फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करता है? स्वीप आउट करता है, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, सो लॉ ऑफ पीरियड्स की जब हम बात करते हैं तो पहले तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब लॉ ऑफ पीरियड्स ये कहता है कि जो हमारा टाइम पीरियड है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड? डेफिनेटली प्लैनेट्स का होगा, जो रिवॉल्व कर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रेवोल्यूशन का, जैसे कि मैंने बोला रेवोल्यूशन का ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्यूब के, सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब of its semi-major axis, semi-major axis का, ठीक है। तो ये 3 लॉज हैं, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब, ठीक है। और इसमें डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी ध्यान में रखना है। ये 3 लॉज केप्लर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट की भी बात इसी में कंटिन्यू कर देना चाहती हूँ। वो है कि आउटकम्स, हमारा नेक्स्ट यूनिट है ये, लास्ट यूनिट आई गेस, 8th। सो आउटकम्स ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बात कर रही हूँ, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। इसके आउटकम्स बताऊंगी मैं सिर्फ, ऐसा कोई यूज़फुल एक्सपेरिमेंट ये नहीं था कि जिसके एक्सपेरिमेंट्स निकले हो, आउटकम्स निकले हो, ठीक है। कोई ऐसा यूज़फुल एक्सपेरिमेंट नहीं था एज सच। तो पहला इसका आउटकम तो ये था कि पॉस्टुलेट्स ऑफ, किसके पॉस्टुलेट? स्पेशल रिलेटिविटी के, पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी के ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा ये लिखा कि जो लॉज हैं फिजिक्स के आर इनवेरिएंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। तीसरा आउटकम, पहला आउटकम पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा आउटकम लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट है इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। थर्ड आउटकम वॉज कि एक न्यू थ्योरी चाहिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चाहिए, थ्योरी चाहिए रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, ठीक है, विथ किसके साथ? डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, विथ
एक न्यू थ्योरी चाहिए विथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ टाइम का, स्पेस का, न्यू थ्योरी ऑफ विथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम, स्पेस और मास, ठीक है, इज नीडेड। पॉस्टुलेट्स निकाले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट है सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। न्यू थ्योरी अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ टाइम, स्पेस और मास की ज़रूरत है। कुछ निकाला नहीं है ये आउटकम, ये डेफिनेटली कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ तो आउटकम निकलना चाहिए, तो वही यही है वो। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी, देखो 3 × 10⁸ जो है स्पीड है लाइट की मीटर्स पर सेकेंड, तो ये कांस्टेंट रहती है सारे डायरेक्शंस में, सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। वेलोसिटी ऑफ light remains constant in all directions और frame of references, सारे डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। अब पोस्टुलेट्स की बात करते हैं हम। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक 3 मार्कर। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहली पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट बता देते सबसे पहले। जो स्पीड ऑफ लाइट है, द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, इन वैक्यूम हैज़ द सेम वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो सेम है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, सारे ऑब्जर्वर्स के लिए, फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज़ द सेम वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहला पोस्टुलेट इसका यही कहता था कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो सेम है सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं आर सेम। लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज़ द सेम वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम। इसी में आई वुड लाइक टू कवर लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कुछ इस तरह से है कि अगेन हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमने एक फ्रेम बनाया है, ठीक है। अच्छा चलो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक और फ्रेम बना दिया, इसका नाम एस है, इसका नाम एस डैश है, इसने वेलोसिटी वी के साथ मूवमेंट की है, और ये कोई पार्टिकल है पी, एक्स वाई जेड इसका और टी इसका पोजीशन है इसके एस फ्रेम के रेफरेंस में, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश इसका है एस डैश फ्रेम के रेफरेंस में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रेफरेंस इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज़ मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। और लेट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जो हमारा वो हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, इट विल बी एक्स माइनस वी टी वी टी अपॉन में √1 - v²/c², while y डैश विल बी y, z डैश विल बी z, ठीक है। एंड ये y और z फ्रेम्स रिमेन्स इनवेरिएंट क्योंकि इसके अलॉन्ग मूवमेंट नहीं हो रही, आर इनवेरिएंट, ओके। जानते हैं, वी नो कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि आर वेक्टर सी। तो टाइम टी डैश इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी कि टी माइनस वी एक्स, अप देखो टी माइनस वी एक्स अपॉन में c² अपॉन में √1 - v²/c², क्या, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी है, ये
रिलेटिविटी थ्योरी है, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके नेक्स्ट, ओके अब बात करते हैं हम लेंथ कंस्ट्रक्शन की। लेंथ कंस्ट्रक्शन में हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कोई भी, देखो हेयर वी हैव दिस, इसमें हमने ये P ले लिया, इधर हमने ये Q ले लिया एक रॉड, अगेन ये स्टैश फ्रेम है, ये S फ्रेम है, यहाँ पे x1 y1 z1, हेयर x1 डैश y1 डैश z1 डैश x2 y2 z2 x2 डैश y2 डैश और z2 डैश, ठीक है, ये ले रहे हैं हम। अब जो हमारा L0 है, ठीक है, L0 इज़ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। L इज़ अंडर रूट x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद L क्या हो जाएगा, L0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमारा लेंथ कंस्ट्रक्शन आ गया। टाइम डायलेशन इसी में आ जाएगा हमारा। टाइम डायलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि T क्या हो जाएगा, T0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये बनेगा कैसे बता देती हूँ, ये इस तरह से बना देना, एस डैश है, T0 है और ये T है दैट टाइम, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ बता देती हूँ, वेरिएशन मास का विथ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या है, पहले तो m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद यूँ समझो कि एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज मास ऑफ पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो मास भी इंक्रीज करेगा पार्टिकल का, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये है और यहाँ से ये कुछ ऐसे इस पॉइंट पे 0.5 10 v बाय सी, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन आता है हमारा, फोटोन मासलेस पार्टिकल विच इज़ फोटोन। देखते हैं इसको, हम जानते हैं इसकी शुरुआत हम मोमेंटम से करेंगे, ये बात ध्यान रहे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m0 v अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ऑल्सो जाते हैं मोमेंटम इज इक्वल्स टू h अपॉन में लेमडा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, m0 की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 m0 इज इक्वल्स टू मोमेंटम इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में v, राइट। मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे, h अपॉन में लेमडा v और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी m0 की। इन केस ऑफ फोटोन के केस में डेफिनेटली जो भी स्पीड होगी ये वो वेलोसिटी होगा फोटोन का, है ना। तो पुट करेंगे वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये थी, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो m0 ज़ीरो हो जाएगा, m0 ज़ीरो यानी कि इनिशियल मास ही ज़ीरो, इनिशियल मास ही ज़ीरो, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ही तो है m0, इज ज़ीरो, विच इम्प्लाइज दैट कि फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल। फोटोन एक क्या है, मासलेस पार्टिकल है। सीधी सी हमें बात ये समझनी है, मासलेस पार्टिकल का हम वो कर रहे हैं, फोटोन का केस है ये। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होते हैं, m0 v अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। मोमेंटम h अपॉन में लेमडा भी होता है। इस m0 की वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि हमें मासलेस पार्टिकल यानी कि मास नहीं है, तो m0 ही है जिसका रेस्ट मास ज़ीरो आ सकता है, इसलिए m0 की वैल्यू निकालेंगे। मोमेंटम इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ से निकाल देंगे ऊपर नीचे करके, ट्रांसपोज करके, ठीक है। सो इस तरह से हम निकाल देंगे, और फिर ये v इज इक्वल टू सी होगा केस फोटोन के केस में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट तो है नहीं यहाँ पे, फोटोन है, फोटोन पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी इसकी इक्वल हो जाएगी। सो पुट कर देंगे वैल्यू इसमें, और m0 ज़ीरो आ जाएगा, रेस्ट मास फोटोन का ज़ीरो, यानी कि फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है। नेक्स्ट डेरिवेशन पे बढ़ते हैं हम फटाक से, वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब इस बात को समझते हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता क्या है।
मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करते हैं, सबसे पहले मास की बात चलो एनर्जी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है इट इज़ काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी और अपॉन में पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल होता है, ठीक है। सो डी ई के को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर दें, यानी कि डी ई के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात ध्यान में रखेंगे कि मैंने वर्क डन काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है, इसीलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी ई के इक्वल हो जाएगा। अब फोर्स क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ पर डील करते हैं, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। फोर्स डी पी बाई डी टी होता है, फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। हम यहाँ पे एम वी पुट कर देंगे, मास इंटू वेलोसिटी। अब चलो इसको वो निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे, मास को एज इट इज, चलो वेलोसिटी का ऐसे रखे डी एम बाई डी टी प्लस मास को ऐसे रखे डी वी बाई डी टी। इसके बाद फोर्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी ई के, इसमें पुट करेंगे फोर्स क्या है हमारा, ये पूरा इसमें पुट करेंगे फोर्स की वैल्यू वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी और इंटू कर देंगे डी एस के। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, डी ई के इज इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी डी एस प्लस एम डी वी बाई डी टी डी एस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अंदर वी डी एम डी एस बाई डी टी कर देंगे प्लस एम डी वी डी एस बाई डी टी कर देंगे, ठीक है। ई के, अच्छा, और वी डी एम, ये वी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, डी वी वी हो जाएगा। सो वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकल के आ गई है। ऑल्सो, अब आते हैं हम ये बात जानते हैं, वी नो जो हमारा रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी ऑफ मास, ठीक है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, m स्क्वायर m नॉट का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, m स्क्वायर m नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर चला जाएगा, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। जब हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सी तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज हो सकते हैं, तो 2m dm सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे दोनों का होगा तो देखो किसी का भी करें आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस केस में, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, साइन चेंज होना ही अंदर, तो वी स्क्वायर 2m dm प्लस m स्क्वायर 2v dv, ये रेस्ट में 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2m dm सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2m dm माइनस 2m स्क्वायर 2v dv इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है बहुत ही अच्छे से, रुको अभी दिखाती हूँ, 2m dm सी स्क्वायर माइनस 2m वी स्क्वायर dm माइनस 2m स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू 0। हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को 2m से बाय 2m, सो डी सी स्क्वायर dm माइनस वी स्क्वायर dm माइनस एम वी डी वी इज इक्वल्स टू 0, सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, ये चीज़ हमें दिख रही है, दूसरी इक्वेशन है ये। कंपेयर वी स्क्वायर डी एम एम वी डी वी एम वी डी वी, डी ई के सी स्क्वायर डी एम के इक्वल हो गया, डी ई के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एम। अब हम करेंगे इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेटिंग, ठीक है।
कैसे करेंगे, डी ई के को एज रहने देंगे, ई के डी हटा दो अब क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सी स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, एम नॉट से एम, सो ई के विल बी, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, डी एम का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम एम नॉट टू एम, सो ई के विल बी सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, तीसरी इक्वेशन निकली है ये। अब टोटल एनर्जी निकालनी है ना हमें, क्योंकि क्या था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या निकली है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या निकली है, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट प्लस यहाँ से क्या निकलेगी, एम नॉट सी स्क्वायर, सो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, दोनों कट हो जाएंगे, ये हमारी आ गई टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जिसे हम मास एनर्जी या एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो आइंस्टाइन ने दी थी हमें। सो हेयर्स वेयर आई एम एंडिंग दिस वीडियो।